सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का और जो नया 2024 संस्करण का पवन सीरीज है, इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और इसमें आपके बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं और लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं आपका सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें संख्या 34 तक मैं सॉल्व करा चुका हूं। 3 पार्ट लघुत्तरीय के ऑलरेडी हो चुके हैं, यह आपका चौथा पार्ट है और इसमें आगे के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपकी जो नई राजन सीरीज है 2024 संस्करण, उसको पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। तो चाहे जिस क्लास को आपको मैथ का क्लास अगर लेना है, ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी कम समय में बेहतर करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है और मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ से जुड़ी हुई जितनी क्लासेस मैंने लिया है सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास समय कम है तो आप राजन सीरीज, पवन सीरीज डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आधे से 1 घंटा रोज डेली आपको मैथ को देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्लास, इतना आप कर लोगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से फोकस्ड वे में आप क्लास करिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 35 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? वाहक चेक अथवा वाहक चेक किसे कहते हैं? 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो चेक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वाहक चेक, जिसे आप इंग्लिश में बियरर चेक भी बोलते हैं। ठीक, वाहक चेक लिखा रहे या बियरर चेक लिखा रहे, बात एक ही है। यह चेक जिसके नाम पे होता है वह स्वयं अथवा कोई अन्य वाहक बियरर के द्वारा उस पे लिखी धनराशि बैंक से प्राप्त की जा सकती है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। जिसने चेक दिया है काट करके, उसका हस्ताक्षर तो हमेशा आवश्यक होता है। और इस चेक की खासियत क्या है कि इस चेक को कोई भी जो बैंक से जाकर के उस चेक पे जितना अमाउंट है वह अमाउंट बैंक से प्राप्त कर सकता है। यही इसका फायदा भी है, यही इसकी खामी भी है कि चेक अगर मान लेते हैं कहीं गायब हो गया, गुम हो गया, तो किसी अदर को मिल गया तो वो जा करके पैसा ले सकता है। इसके बाद देखिए, आदेशित चेक या ऑर्डर चेक जिसे बोलते हैं, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया हो। ठीक, तो यहाँ पे अंतर आप देख पा रहे हैं। वाहक चेक, आदेशित चेक में क्या है? वाहक चेक में कोई भी पैसा जाकर के ले सकता था, लेकिन आदेशित चेक में केवल जिसके नाम पे चेक कटा है वही ले सकता है। और तीसरा आपका रेखांकित चेक, ये क्या होता है? जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच के उसके मध्य एंड को नॉट निगोशिएबल अथवा अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली या नॉट निगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड को वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है रेखांकित चेक में, जैसे ये एक चेक है आपका मान लीजिए, तो कोने पे इस तरीके से डबल लाइन खींच करके अकाउंट पे ओनली अगर लिख दिया गया है या AC इस तरीके से लिख दिया गया है, तो उसका मतलब हो जाता है कि जिसके नाम पे यह चेक कटा है उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा। इसका पैसा देखिए केवल अकाउंट में ही भुगतान किया जाता है। ठीक है, जिसके नाम पे कटा है उस पे, या एक केस और बनता है अगर किसी एंड को यानी कि किसी कंपनी के नाम पे, तो करंट अकाउंट अगर रहेगा, चालू खाता किसी दूसरे का रहेगा तो उसमें जमा हो सकता है, लेकिन ये पैसा जो है वह खाते में ही जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, इससे पता चलता है कि हाँ खाते में इन्होंने पैसा लिया है, पैसे का प्रूफ रहता है। ठीक है, पैसे को ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 36 है, प्रति लघुगणक एंटी लॉगरिथम क्या है? अब लघुगणक लॉगरिथमिक आपने पढ़ा कि लॉग किस तरीके से किसी एक्सप्रेशन का लॉग लेते हैं, इस तरीके से। अब यहां पे आप समझिए कि एंटी लॉगरिथमिक क्या होता है। तो किसी संख्या का प्रति लघुगणक वह संख्या है जिसका लघुगणक
हमारी दी हुई संख्या है। क्या समझे आप? किसी संख्या का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है। ठीक, अब प्रतिलघु गुणक में क्या है? प्रतिलघु गुणक में आप मान लेते हैं प्रतिलघु गुणक किसी संख्या का निकाल रहे हैं। ठीक, प्रतिलघु गुणक मान लेते हैं आपने log x लिया और इसका मान कितना आया a, तो अगर आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग a का लेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? x। वही यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है, किसी संख्या a का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है, जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है। किसी संख्या का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है, किसी संख्या a का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या a है। ठीक है, मान लेते हैं a का एंटी लॉगरिथमिक आपसे पूछ रहा है, तो a का एंटी लॉगरिथमिक वह संख्या होगा जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है। ठीक, ये भाषा आप समझ पा रहे होंगे। इसके लिए पुस्तक के अंत में प्रतिलघु गुणक एंटी लॉगरिथमिक टेबल दी गई है। इसके पहले ऊर्ध्वाधर खाने में 0.0 से लेकर के 0.99 तक होता है तथा क्षैतिज खाने लघुगणकीय सारणी की तरह ही होते हैं। प्रतिलघु गुणक देखते समय भी लघु गुणक दशमलवांश 4 अंकों तक आवश्यक है। दशमलव के बाद 2 अंक ऊर्ध्वाधर खाने में तथा तीसरे अंक के लिए उसी क्षैतिज खाने पर तथा चौथे अंक के लिए उसी के आगे मध्यमान अंतर मेन डिफरेंस 1 से 9 तक जब यह कार्य हो जाता है। अब समझिए कि पहले तो आपको यहाँ पे परिभाषा बता दिया कि प्रतिलघु गुणक क्या होता है। किसी संख्या का प्रतिलघु गुणक वह संख्या है जिसका लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है। ये हो गया प्रतिलघु गुणक का परिभाषा। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि प्रतिलघु गुणक जब हम निकालते हैं तो उसके निकालने के लिए एक सारणी आपके पास होनी चाहिए। आपके किताब में पीछे दी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं आपके सीरीज में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रतिलघु गुणक सारणी दे देता हूं। इसके प्रश्न बन सकते हैं और अगर आपके परीक्षा में बनते हैं तो आपको प्रतिलघु गुणक सारणी दी रहेगी या उस पर्टिकुलर मान उसका लॉग या एंटी लॉग वैल्यू दिया रहेगा कि आप सीधे सीधे पुट करके निकाल लो। ठीक, तो दी गई है। इससे पहले ऊर्ध्वाधर खाने में दे करके देखिए ये वैल्यू दी रहती है, पहली ऊर्ध्वाधर खाने में ये वैल्यू दी रहती है, फिर उसके बाद क्षैतिज खाने लघुगुणकीय सारणी की तरह होते हैं। तो जैसे लॉग का 2 टेबल होता है, एक लॉग का टेबल होता है, एक एंटी लॉग का टेबल होता है, 2 टेबल होता है। और दोनों ही टेबल मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न जो है हमारे उसमें लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग होना है टेबल का। ठीक है, तो टेबल किस तरीके से देखा जाता है और टेबल के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चीजें मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक, तो ये प्रश्न आप समझ गए प्रतिलघु गुणक क्या होता है। अब लॉग का जस्ट उल्टा होता है एंटी लॉग। ठीक है, किसी का आपने लॉग लिया जो वैल्यू आई, ठीक, किसी संख्या का आपने लॉग लिया फिर जो वैल्यू आई, अगर उस वैल्यू का आप एंटी लॉग ले लोगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी। ठीक, वही बात है। तो अब इसके बाद इसीलिए उल्टा कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या 37 है, दिया गया है log 2 बराबर 0.30। यहां पे आप सही कर लीजिएगा, log 2 की जो वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू यहां पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये होती है 0.300103। यहां पे शून्य आएगा 0.300103। ये होती है log 2 की वैल्यू। ठीक, अब log 3 बराबर इतना हो गया, log 3 बराबर तो 648 घाते 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आपको 2 वैल्यू दी गई है, log 2 की और log 3 की, और आपसे पूछ रहा है कि 648 घाते 5 यानी कि 648 का अगर हम 5 बार गुणा करें
तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी उस संख्या में अंक कितने होंगे। जैसे 648 में कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। अब इसका 5 बार जब आप गुणा कर लोगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में कितने अंक होंगे, यह आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है और आपको मदद लेने को कह रहा है लॉग की। ठीक है, आपको लॉग की वैल्यू इसीलिए दिया है क्योंकि आप लॉग की मदद से ही निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें अंकों की संख्या निकालना है 648 के घाते 5 में, तो इसका हम लॉग ले लेते हैं। ठीक, लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलेगी उसी में एक अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको अंकों की संख्या मिल जाएगी। अब इसका मान अगर हम निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें अगर हम जोड़ देंगे 1 तो हमको अंकों की संख्या मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, जैसे आप देखते हैं log 10 बराबर क्या होता है, log 10 आपका 1 होता है, log 100 आपका जो होता है वह 2 के बराबर होता है, log 1000 जो होता है वह आपका 3 के बराबर होता है, log 10,000 जो होता है आपका। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना log का मान आ रहा है, log 10 का मान आया 1 और 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और यहाँ 2 मान आया 3 अंक है, यहाँ 3 मान आया 4 अंक है, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 मान आया, यहाँ 5 अंक है। मतलब जितना मान आ रहा है उससे 1 अंक ज्यादा ही है। अभी यहाँ 10,001 हम लिखेंगे तो यहाँ 4.00 कुछ आने लगेगा। ठीक, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे अगर 4 मान आ रहा है log का या 4 से अधिक आ रहा है, ठीक, 4 दशमलव कुछ आ रहा है, तो यहाँ अंक कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसी तरीके से इसका मान हम निकाल लेते हैं, जितना आएगा log का मान उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक, वो हमारा हो जाएगा अंकों की संख्या। अब 648, यहाँ देखिए 648 को क्या लिख सकते हैं, इसको भाग दे करके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा तो 3 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 6 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 8 और 1 हो जाएगा। अब 2 से कटना बंद, देखिए 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से काटिए, ये हो गया 2, फिर 2 और 1 21 और 21, 3 7 21 तो 7 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। ठीक, तो देखिए 2 का 3 बार गुणा, 3 का 4 बार गुणा, तो इसको लिख सकते हैं log 648 को 2 का 3 बार गुणा और 3 का 4 बार गुणा के घाते 5। ठीक, अब log में आप समझते हैं कि log में कोई घात होती तो बाहर आ जाती, तो ये हो जाएगा 5 log 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4। अब ये देखिए log a इंटू b है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू log 2 द पावर 3 प्लस log 3 टू द पावर 4, क्योंकि ये log का नियम होता है। log में अगर a इंटू बी है तो उसे log a प्लस log b लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद 5 गुणे 3, देखिए बाहर आएगा तो 3 log 2 प्लस यहाँ 4 आगे आ जाएगा तो 4 log 3, 4 घात में है तो गुणे में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ log 2 है, यहाँ log 3 है, वैल्यूज पुट कर लीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.300103 धन 4 गुणे log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4772। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5 बाहर है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 3 का गुणा हो रहा है 0.300103 में, तो 3 का गुणा पहले 3 में होगा तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3, फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 3 का गुणा 3 में तो 9 और दशमलव, और 3 का गुणा 0 में 0, तो
ये 3 का गुणा जब log 2 के वैल्यू में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, 0.90309। फिर धन, अब 4 का गुणा करिए log 3 के वैल्यू में, तो 4 का गुणा होगा 2 में, 4 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 8। फिर 4 का गुणा 1 में तो 4, फिर 4 का गुणा 7 में तो 28 और हासिल लगेगा 2। फिर 4 का गुणा 7 में और 2 30 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3। और फिर 4 का गुणा 4 में होगा 16 और 3 19 और 1 दशमलव, दशमलव जो है वो यहां लग जाएगा आपका 5 स्थान पे, तो 5वें स्थान पे दशमलव लग गया तो ये हो गया 1.90848। अब इसके बाद इनको जोड़ लीजिए दोनों वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो देखिए 5वें स्थान पे यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 9 8 17 के 7 हासिल लगा 1 और 0 और 4 और 1 5 हो जाएगा और 3 और 8 11, ये 1 हासिल लगा 1 और 0 0 जुड़ेगा और 1 हासिल है तो 1 आ जाएगा और 9 9 18 और 18 के 8 और हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, 2.8157। अब इसके बाद 5 का गुणा कर लीजिए तो 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3 और फिर 5 5 25 और 3 28 हासिल लगा 2, 5 1 5 और 5 और 2 7, फिर 5 1 5 और 5 8 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 स्थान पे दशमलव, ये हो जाएगा आपका 14.05785 और ये आपकी वैल्यू जो आ गई वह 14 से अधिक आ गई थोड़ी। और जो नंबर आप डिजिट हो जाएंगे, अंकों की जो संख्या हो जाएगी, अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा, मान कितना आया है लॉग का 14, ठीक, ये दशमलव के बाद वाला छोड़ दीजिए, जितना इधर मान आया है पूरे में, ठीक है, जो होल है पूरा है 14 है और इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15, यानी कि जो डिजिट्स की संख्या हो जाएगी, संख्याओं की, अंकों की संख्या जो हो जाएगी वह 15 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से इसको आसानी से, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका, लॉग के नियम आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है, ये लॉग के 2-3 नियम है जो आपको पता होने चाहिए और वैल्यूज पुट करते जाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गुणा करना है, जोड़ करना है और आपको मिल जाएगा अंकों की संख्या, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है, ये तो अब याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि जितना लॉग का वैल्यू आएगा उससे एक अधिक डिजिट्स की संख्या होगा, अंकों की संख्या होगी, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। उम्मीद है कि कुछ लोगों ने सही किया होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 38 है, सिद्ध कीजिए 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27, ठीक है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो कोई एक पक्ष हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो बायां पक्ष ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिखिएगा बायां पक्ष और ये हो जाएगा 5 log 3 माइनस log 9, ठीक। अब इसके बाद देखिए 5 log 3 है और इसको क्या लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 के घाते 2, तो ये हो जाएगा 5 log 3 माइनस 2, यहां आ जाएगा 2 log 3। अब देखिए log 3 है, यहाँ पे 2 log 3 है और यहाँ 5 log 3 है, तो 5 log 3 में से 2 log 3 घट जाएगा तो 3 log 3 बच जाएगा और यहाँ 3 गुणे के रूप में है, अगर उधर अंदर log में भेजेंगे तो ये log 3 के घात के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 के घाते 3, ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद log 3 के घाते 3 यानी कि 3 बार 3 का गुणा, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, log 27, ये आ गया log में 27, जो कि आपका बराबर है राइट हैंड साइड के, दाहिने पक्ष के बराबर है, तो बराबर दाहिना पक्ष लिख देंगे। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, इस तरीके से
आप लिख सकते हैं। हम बाएं पक्ष को लेकर के चले थे और दाहिने पक्ष पे पहुंच गए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39 है, निम्न को परिभाषित करें। पहला है शेयर, दूसरा है भागीदार, तीसरा है लाभांश, चौथा है शेयर का वास्तविक मूल्य और पांचवा है बाजारी मूल्य। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सभी टर्म को। तो शेयर नाम से ही पता चल रहा है, शेयर अंश इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वर्तमान युग में उद्योग प्रधान युग है। वर्तमान युग कैसा है? उद्योग प्रधान है, मतलब कि बिजनेसेस का ये दौर है, इंडस्ट्रीज का दौर है। अतः किसी भी उद्योग के सफल संचालन हेतु कुछ ऐसे साझीदारों की आवश्यकता होती है जो रुचि पूर्वक उस उद्योग को चलाएं और समय समय पर बैठकर उद्योग की उन्नति के बारे में सोचें। अतः उसके लिए साझीदार मिलकर एक कंपनी स्थापित करते हैं तथा उसके सफल संचालन के लिए डायरेक्टर्स चुन लिए जाते हैं। किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी सबसे जरूरी होता है। पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को शेयर कहते हैं और शेयर प्रायः 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के होते हैं। मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है। कंपनियां एक भागीदारी तय करती हैं, एक अपने कंपनी का अंश जो है वह बेचती हैं कि आप हमारे कंपनी में इतना पूंजी, ये अंश लेकर के इतना पार्ट आप इतने पैसे में ले सकते हो। तो जिस तरीके से जिसको जितने पैसे लगाने होते हैं वह उतना पार्ट, उतना अंश कंपनी में खरीद लेता है। और जब खरीद लेता है उस अंश को, तो वो अंश क्या है? शेयर है। और जब शेयर को खरीद लिया तो क्या बन जाएगा? शेयरधारी, शेयर होल्डर, भागीदार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, अंश खरीद लिया, यानी कि उस कंपनी में पैसा लगा दिया और आप उस कंपनी के भागीदार, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उसको लाभांश मिलता है। अब देखिए नया शब्द आ गया, लाभांश। लाभांश यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? तो कंपनी के लाभ को शेयर होल्डर को उसके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। अब देखिए कंपनी में आपने पैसा लगा दिया तो आपको क्या मिल रहा है? आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई। तो आप जब हिस्सेदार हो गए उस कंपनी के, तो अगर कंपनी का फायदा या घाटा हो रहा है तो आपका भी तो फायदा या घाटा होगा। तो जब फायदा होगा आपकी कंपनी को, कंपनी आपको लाभ देगी। ठीक है, तो कंपनी के लाभ को शेयर होल्डर को उसके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है और पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। ठीक है, जितना कंपनी को लाभ होगा और जितना आपने खरीदा है शेयर, उसी अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएगा, वही आपका लाभांश हो जाएगा। अब लाभांश के बाद देखिए शेयर का वास्तविक मूल्य, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर। ये शेयर का वह दाम होता है जो कंपनी शुरू में डिसाइड करती है। और शेयर का दाम आपको पता है कि घटता बढ़ता रहता है। अगर कोई कंपनी लगातार समय में अच्छा कर रही है, फायदा उसको अच्छा हो रहा है, तो उसका शेयर का दाम जो है, जो बाजार दाम है बाजार में, क्योंकि शेयर हमेशा बाजार में बिकता रहता है। ठीक है, लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो जो कंपनी अच्छा करती रहती है उसने जो अपने शेयर का दाम, जो एक्चुअल वैल्यू डिसाइड किया होता है, उसका दाम जो है वो घटता, वो बढ़ता रहता है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अगर खराब कर रही है तो घटता रहेगा। तो कंपनी ने जो डिसाइड किया है उस वैल्यू को शेयर का वास्तविक मूल्य, एक्चुअल वैल्यू, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है तो वह क्या करेगी? 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 100 रुपए के आपको कितने दे देगी? 100 रुपए के 1000 शेयर अगर उसने दे दिया
तो उसको कितने मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे पूरे 1,00,000 रुपए। ठीक है, 100 रुपए के 1000 शेयर उसने दे दिया, 1,00,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब इसके बाद अब ये 100 रुपए के शेयर जो कंपनी ने बेचे थे, ये 1000 शेयर, ठीक, अब ये 100 रुपए वाले शेयर चाहे तो 105 भी हो जाएगा, 110 भी हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा करेगी तो वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग इसी 1000 शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, और शेयर का दाम घट भी सकता है अगर कंपनी खराब करती है। ठीक, इसके बाद देखिए बाजारी मूल्य, मार्केट वैल्यू, तो बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये 105 क्या होगा, इस 100 रुपए वाले शेयर का बाजारी मूल्य होगा। ठीक, समझ गए आप? अब ये समझ गए आप, यहाँ पे जितनी भी परिभाषाएं थी, शेयर, भागीदार, लाभांश, शेयर का वास्तविक मूल्य और बाजारी मूल्य, अब इस पे आधारित प्रश्न आपको समझने होंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 10 वाले 2.5% के शेयर 12.5 यानी कि 12.5 रुपए में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पे प्रतिशत लाभ होता है। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पे प्रतिशत लाभ होता है। अब देखिए इस प्रश्न में भाषा की भरपूर दिक्कत है। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो उतनी ही अच्छी भाषा का प्रश्न आपको करना चाहिए। आप देखिए किसी अपने सहपाठी से कुछ पूछते हो, ठीक है, कुछ समझने का प्रयास करते हो, तो एक बार अगर आप बोलते हो कुछ, अगर वह प्रश्न नहीं समझ पाता तो आप दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, और किताबों में दोबारा का मौका तो है नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया तो लिख दिया। अब इनको जब लिखते हैं तो ध्यान से लिखना चाहिए। ठीक, अब ये प्रश्न में भाषा की दिक्कत है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5%, 2.5% प्रतिशत क्या होता है, डिविडेंड होता है, लाभांश जो कंपनी देती है अपने शेयरों पे। ठीक, तो ये 2.5% क्या है, लाभांश है। और अब जो शेयर का बाजारी मूल्य है वह 12.5 रुपए है। ये 10 वाला शेयर जो है वह 12.5 रुपए में बिक रहा है। अब ये जो पूछना चाह रहा है कि बताओ शेयर होल्डर, अब अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसको अपने धन पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर कंपनी लाभ कमाती है तो ये जो 2.5% 10 रुपए पे कंपनी ऑफर कर रही थी, अगर वह 12.5 रुपए में खरीदता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये फ्यूचर टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, होता है नहीं, कितना प्रतिशत लाभ होगा यह पूछना चाह रहा है। ठीक, अब इतना प्रश्न आप समझ गए कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ये समझ गए आप। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 10 रुपए पे 2.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ जो हो जाएगा 10 रुपए पर लाभ, ये समझिए 10 रुपए पर लाभ जो हो जाएगा, शुरू में कंपनी देखिए लाभ जो देती है वह इसके वास्तविक शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, वास्तविक वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया होता है उसी पे देती है। तो 10 रुपए पे कंपनी कितना लाभ दे रही है, 2.5% का, तो 10 गुणे 2.5 और परसेंट था, तो इसको अब हम मान निकाल रहे हैं तो 1/100 से गुणा कर देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा और 10 से 2.5 में भाग होगा तो आ जाएगा 0.25, यानी कि 10 रुपए पे जो कंपनी लाभ देगी वह 25 पैसे का देगी। ठीक है, 10.25 रुपए का, यानी कि 25 पैसे का। अब इसके बाद देखिए कि अगर कोई शेयर होल्डर 12.5 रुपए में इसी शेयर को खरीदता है तब उसको कितना लाभ होगा, 12.5 रुपए पर लाभ, फिर भी तो यही लाभ होगा, फिर भी लाभ यही होगा। ठीक है, चाहे आप शेयर 10 रुपए में खरीदो चाहे 12.5 रुपए में खरीदो, कंपनी का तो एक ही शेयर हुआ और कंपनी लाभ वही देगी। ठीक है, तो 12.5 रुपए पे भी लाभ आपको यही 0.25 का होगा। ठीक,
अब इसके बाद समझिए क्या पूछ रहा है, शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो अगर हम निकाल लें 100 रुपए पे कितने रुपए का उसको लाभ हो रहा है तो वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए अगर वह 12.5 रुपए लगा रहा है तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 0.25। अगर 100 रुपए पर लाभ निकालना चाहें तो 100 रुपए पे लाभ हो जाएगा 0.25 बटे ये 12.5, यानी कि ये 1 रुपए पे लाभ हो गया। अब इसी में 100 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 12.5 यहाँ पे है, ठीक है 12.5 है। 12.5 से अगर हम काटते हैं इसको, 12.5 दूनी 25 होता है और 25 चौक 100 होता है, यानी कि इसको 8 बार में काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 का गुणा होगा 0.25 में। देखिए 8 पचे 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 स्थान पे 0.2 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर जो लाभ होगा वह 2 रुपए का होगा। और यही आपका प्रतिशत लाभ भी हो जाएगा। प्रतिशत लाभ अगर हम लिखना चाहें, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 2%, ठीक है। 100 रुपए पे लाभ हमने निकाला 2 रुपए, तो वही हमारा प्रतिशत भी हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 2%, ठीक है। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर इसमें पैसा लगाता है तो उसको 2% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। आप खुद से ये प्रश्न जो आपको किताब में दिया था अगर आप पढ़ रहे होते तो आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आने वाला होता। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से इसकी भाषा एक्सप्लेन करके इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो प्रश्न पूछना चाह रहा था और इसका उत्तर, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या है 41। देखिए प्रश्न क्या 41 क्या कह रहा है कि यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा और शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पे खरीदा था, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, समझिए कि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार मूल्य 40 रुपए बताया गया है, ठीक। एक क्रेता मतलब कोई खरीदना चाह रहा है अभी किसी शेयर को, जिसका जो अंकित मूल्य है वह 10 रुपए, कंपनी ने जो दाम डिसाइड किया है वह 10 रुपए है, लेकिन उसका जो बाजार मूल्य चल रहा है वह 40 रुपए चल रहा है, ठीक। तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रेता को 300 शेयर के लिए 300 शेयर का मूल्य जो पड़ेगा वह पड़ेगा, 300 शेयर ले रहा है तो 300 और गुणे एक शेयर का दाम उसको पड़ेगा 40 रुपए, क्योंकि बाजार मूल्य 40 रुपए है। तो खरीदना और बेचना हमेशा बाजार मूल्य पे होता है और कंपनी जो लाभ देती लाभांश वह उसके जो कंपनी डिसाइड किए रहती है एक्चुअल वैल्यू पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे। तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 और 3 शून्य, यानी कि 12,000 रुपए क्रेता को 300 शेयर का मूल्य देना पड़ेगा। अब शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पे खरीदा था। तो शेयरधारी जो पहले से जिसके पास शेयर था, ठीक, उसको बोल लेंगे यहाँ पे शेयरधारी। तो शेयरधारी को लाभ हो जाएगा, पहले उसने शेयर कितने में खरीदा था और कितने में बेचा, ठीक। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही हो जाएगा लाभ, यही लाभ होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, शेयर कितने में बिक रहा है, क्रेता कितने में खरीद रहा है 12,000 में, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य उसने कितने में खरीदा था, उसने खरीदे थे 300 शेयर और अंकित मूल्य पे खरीदे थे 300 गुणे 10,
तो ये हो जाएगा 3000 घट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 9000, यानी कि शेयरधारी को लाभ कितना हो जाएगा 9000 रुपए का लाभ हो जाएगा जिसके पास शेयर पहले से थे। ठीक, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, शेयर तथा ऋण पत्र में अंतर समझाइए। तो शेयर अंश कंपनी की पूंजी का अंग होता है और कंपनी इसे वापस नहीं करती है, जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। यहाँ शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार मालिक होता है, वहां ऋण पत्र में धारक केवल कंपनी को ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं होता है। इसी प्रकार शेयर पर लाभ आधारित विभिन्न दरों पर लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्र पर पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है, चाहे भले ही कंपनी घाटे में जा रही हो। ब्याज परिकलन प्रायः छमाही अथवा वार्षिक किया जाता है। अब समझिए, शेयर एक तरफ है, शेयर एक तरफ है ऋण पत्र। ठीक, ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र एक तरीके से कर्ज है कि कंपनी आपसे कर्ज ले रही है, और शेयर के बारे में तो आप समझ ही गए हो, पूरा शेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि शेयर क्या होता है, शेयरधारी क्या होता है, लाभांश क्या होता है, और उसका अंकित मूल्य क्या होता है शेयर का, और बाजारी मूल्य क्या होता है। शेयर खरीद के आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो कि कंपनी के एक अंश में आपने कंपनी में इतना पूंजी लगा दिया। अब उस शेयर का दाम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा तो आपकी पूंजी बढ़ेगी और घटेगा तो आपकी पूंजी घट जाएगी। ठीक, और अगर लाभ होता है तो कुछ कंपनियां लाभांश भी देती हैं, डिविडेंड भी देती हैं। ये सारी चीजें शेयर के बारे में। ऋण पत्र क्या है? ये कंपनी आपसे कर्ज लेती है, पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इतना कर्ज कंपनी आपसे ले रही है, इतना कर्ज आप दे रहे हो, इतने प्रतिशत दाम आपको, इतने प्रतिशत आपको उस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, और एक निश्चित समय बाद वह आपको जो आपका मूलधन है और ब्याज वह पूरा आपको वापस कंपनी करती है, चाहे उसको लाभ हो चाहे हानि हो। और इसमें कंपनी के आप हिस्सेदार नहीं बनते हो, कोई मालिकाना हक नहीं आता है कंपनी का। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि ये ऋण पत्र केवल ऋण मात्र है। ठीक, तो इस तरीके से शेयर और ऋण पत्र आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43 क्या है। प्रश्न संख्या 43 है, समुच्चय की गणना किन विधियों से की जा सकती है। तो समुच्चयों की गणना जो है, या समुच्चयों का निरूपण, गणना या निरूपण कहिए तो दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। आपको पता है, समुच्चय को एक आप कोष्टक लगा करके, कॉमा लगा करके लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको रोस्टर विधि या सारणियन अथवा रोस्टर विधि, टेबुलेशन और रोस्टर मेथड कहते हो। इसमें क्या करते हैं, जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा लगा लगा करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो समुच्चयों को निरूपित करने वाली इस विधि के अंतर्गत किसी समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्टक में लिखते हैं और एवं उन्हें पृथक करने हेतु उनके बीच अर्ध विराम यानी कि कॉमा लगाते हैं। उदाहरण के लिए n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हमको लिखना हो तो n बराबर लिखेंगे कोष्टक में 1 2 3, और इस तरीके से ये चलता रहेगा और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि वैल्यू जो है वह इस तरीके से ये चलती रहेगी, 5 6 8 10 जहां तक गिन लीजिए। ठीक, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी तरीके से गुण विधि, दूसरी विधि होती है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि जिसे आप बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, या इसके बाद समुच्चय निर्माण विधि को आप बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यह किसी समुच्चय को निरूपित करने की लघु विधि है, छोटे में। अब ये आपका बड़ा हो जाता है कई बार, अगर अवयव बड़े हैं तो इसको आप इस तरीके से लिखते जाओगे। मान लेते हैं 50 अवयव हैं, तो इस तरीके से 50 संख्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी कॉमा लगा लगा के। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपकी लघु विधि हो जाती है, और इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण, मतलब गुण क्या है, के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को x y इत्यादि से लिखते हैं, अथवा इसके गुण को ही इस तरीके से डबल बिंदु या इस तरीके से इस साइन से
ऐसा है कि से पृथक करते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय रोस्टर विधि में आप कैसे दिखाएंगे? अगर आपको दिखाना है ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है इसका, ए एक समुच्चय है अंग्रेजी भाषा के स्वरों का, वोवेल्स का, तो ये हो जाएगा ए बराबर ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, ये हो गया इस तरीके से। और गुण विधि में इसी चीज को दिखाना हो तो इसको लिखेंगे ए बराबर ब्रैकेट में ही लिखेंगे एक्स, ऐसा है कि एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर हैं, ठीक है, समस्त स्वर हैं। तो इसी से पता चल जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में समस्त स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और यहीं पे और एग्जाम्पल हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कोई समुच्चय बी है जो 1 से 100 तक जो संख्याएं आती हैं उनमें सम संख्या का समुच्चय है। तो यहां पे लिख सकते हैं y सच दैट, y ऐसा है कि सम संख्या एंड स्मॉलर देन, छोटा है 100 से। तो यहाँ पे इस समुच्चय में 100 से छोटी सभी संख्याएं जो सम संख्याएं हैं वह आ जाएंगी, ठीक है। तो 2 से लेके 98 तक इस तरीके से यहाँ पे ये सभी अवयव हो जाएंगे, ठीक। नहीं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा लिखना पड़ता, 2 4 6 8 10 इस तरीके से 98 तक, ठीक। तो ये समझ गए आप, समुच्चय को 2 विधि से दिखाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 से करणी में 12.34 का मान लघुगुणक के प्रयोग से ज्ञात करना। अब आप यहाँ पे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करणी में जैसे कहीं पे लिखा है 16, करणी में 16 लिखा है, तो इसको हमको पता है कि करणी में अगर घात नहीं दर्शाया है तो इसकी घात होती है 2, यानी कि 16 के घाते 1/2। और यहाँ पे 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख देते हैं और ये इसके पूरे के बटे 1/2 और ये हो जाता है 4 के घाते 2 और के घाते 1/2 है। तो अगर किसी संख्या के घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है सॉल्व करते समय, तो ये 2 से 2 कट जाता है, 4 के घाते 1 आ जाता है, यानी कि वैल्यू 4 आ जाती है। यानी कि करणी में 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग संख्या थी तो इसका वर्गमूल आपने निकाल लिया। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि जो संख्या किसी संख्या की वर्ग होती है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन ये 12.5 तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है, तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? लघुगुणक के मदद से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसका मान आप लघुगुणक का प्रयोग करते हुए निकालिए। तो इसका हम मान लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी x आएगी, माना बराबर, माना इसका जो मान है x है, तो ये हो जाएगा आपका log करणी में 12.35 बराबर log ऑफ x, ठीक। अब इसको कितना लिखा जा सकता है, log करणी में है तो करणी की घात कितनी होती है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए और log x, अब सॉल्व करते जाइए, 1/2 यहाँ पे जो भी घात में होता है, log के अंदर किसी संख्या पे घात होती है तो वो घात log के गुणे के रूप में आ जाती है। तो 1/2 log 12.35 और बराबर log x, ठीक। अब यहाँ पे log 12.35 का मान हमको निकालना होगा। log 12.35 का मान आपको निकालना होगा और यह कैसे आप मान निकाल सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं सारणी के माध्यम से, ठीक है। सारणी में आप देखोगे किस तरीके से log 12.35, इसको याद रखिए क्योंकि अभी ये बोर्ड पे लिखा हुआ मिट जाएगा। क्योंकि अच्छा, एक बार हम देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये
कैसे हम लॉगरिथमिक टेबल देखते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉग वाली टेबल कैसे देखते हैं, अब इसी प्रश्न में हमको जरूरत पड़ेगी एंटी लॉग की भी। ठीक है, तो लॉग टेबल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये आपकी लॉग टेबल है। ठीक, और लॉग टेबल में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं इस तरीके से रो में, और इस तरीके से ये आपकी कॉलम में संख्याएं लिखी हुई है। मेन तौर पे आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम आपको दिख रहे होंगे। एक ये दिख रहा है साइड में जिसमें 2-2 अंक लिखे हुए हैं, और इसके बाद ये कॉलम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 3 मेन कॉलम आपके क्या हैं, एक ये खड़ी लाइन जो आपको दिख रही है ये आपका मेन कॉलम होता है। उसके बाद ये आपका ये इतना जो देख रहे हैं आप, ये खड़ी लाइन, ठीक, ये इतना पार्ट ये आपका डिफरेंस होता है, और इसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेन डिफरेंस। ठीक, दोनों का नाम मिला करके मेन डिफरेंस। यही 3 चीजें जो होती हैं ये हमको देखनी होती हैं लॉगरिथमिक टेबल में। अब इसको देखने के लिए कम से कम आपको 4 वैल्यू होनी चाहिए, दशमलव के बाद वाली जो हम लोग यहाँ पे मेन हमको 4 वैल्यूज होनी चाहिए देखने के लिए। अब हमको जो मान देखना है वह मान हमको देखना है क्या, log 12.35 इसी का मान देखना है, और 1/2 आगे है ही तो वो गुणे के रूप में उसको छोड़ दीजिए। हमको मान केवल इसी का देखना है। log 12.35 को हम अगर संख्या में लिखना चाहें तो इसका मान कितना होगा। तो अब log 12.35 का अगर आपको मान लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो 2 अंक में से 1 घटा दीजिए तो बचेगा क्या, 1। तो लिख दीजिए 1 और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक, 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब इसके बाद इसका पूरा प्रयोग करना है। अब 12.35 भूल जाइए, ये पूरा इसको लिख दीजिए 12.35 ये है, और इसको पूरे डिजिट में से पहले 2 डिजिट को आप यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए 12 कहाँ है, ये पूरा 99 तक जाता है। ठीक है, ये पूरा 99 तक जाता है, तो यहाँ अगर 99 भी लिखा रहेगा तो आप नीचे 99 तक टेबल में जाओगे। ठीक, अब हमारा 12 ही लिखा हुआ है तो 12 के आगे हम देखेंगे, 12 के आगे और इसके बाद जो डिजिट है ये आपका डिफरेंस वाले में देखते हैं, ये दूसरे वाले में 12 के सामने और 3 के नीचे देखिए क्या दिख रहा है आपको, 0899 ये दिख रहा है। और इसके बाद इस 5 का क्या इस्तेमाल है, इस 5 को बोलते हैं मेन डिफरेंस। तो इसी में 12 के आगे और 5 के नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 18 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 6, 7, 8 में से चुनते तो ये नीचे वाले डिजिट देखते हैं हम, लेकिन अब 5 हमारा यहीं ऊपर वाले में मिल रहा है हमको, 12 के आगे और ये जो ऊपर है, और ये मेन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 18। ठीक, तो अब ये संख्या हमको मिल गई 12 के आगे 0899। ठीक, और इसके बाद हमको डिफरेंस मिल गया 18, तो इस 18 को इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 जोड़ेंगे 17, हासिल लगा 1, ये 10, 1 11 और ये 9 और 0। ठीक, ये 4 अंक हमको मिल गए 0917। ये 0917 जो मिला वो यहाँ पे आएगा 0917। तो इस तरीके से log 12.35 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.0917। कैसे आई, सबसे पहले log 12.35 लिखा था। अब दशमलव कितने अंक पे लगा था, दशमलव के पहले कितने अंक थे, 2 अंक थे। दशमलव के पहले कितने अंक थे, तो ये 2 अंक जो हैं उस 2 में से हम 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। उस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, और इसके बाद जो हम मान देखेंगे वो इससे देखेंगे 1235 ही हमारा हो गया, और पहले 2 अंक से हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 12 हमको मिल गया, इस 12 से
हम फिर 3 से देखेंगे, 3 के नीचे तो हमको मिल गया 0899, और फिर उसके बाद 5 से देखेंगे हम और इसी 12 के आगे 18, तो हमको जो वैल्यू मिला था यहाँ 12 के आगे और 3 के नीचे, इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल गया 0917। तो हम ये दशमलव के बाद लिख देंगे 0917, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.0917। ठीक, तो यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे इसको, करनी में 12.35 को इसका मान निकाल रहे थे, तो मान हमको पता नहीं है तो हमने x मान लिया है, और इसके बाद देखिए log लिया है, दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log में 12.3 के घात 1/2 बराबर log x, और log में किसी संख्या के घात में है कुछ तो उसको हम log के गुणे के रूप में लिख देंगे, तो 1/log 12.35 बराबर log x हो गया। अब इस log 12.35 की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी मिली है ये हो जाएगा 1.09, इसके बाद कितना है 17, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसके बराबर है ये log x के बराबर है। अब इसके बाद इसमें भाग कर दीजिए, 2 से भाग हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 5, 4, 5 और 8, 0.5458 ये मान हो जाएगा और बराबर log x। ठीक, तो आपको इसको 4 अंक में ही बनाना अगर हम चाहें तो log 5459 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, बराबर log x के। log x की जो हमको वैल्यू मिल गई वह कितनी मिल गई 0.5459। ठीक, अब हमको log x की वैल्यू मिली है 0.5459, और हमको वैल्यू कितनी निकालनी है, हमको मान निकालना है x का, क्योंकि हमको करनी का मान निकालना था और इस करनी का मान हमने x माना है, तो यहाँ पे हमको मिल गया log x बराबर 0.5459, इसको हमने बोल दिया। और यहीं पे अगर एंटी लॉग हम लोग ले लें, एंटी लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log x का एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा, बचेगा x, और ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.5459। ठीक, अब एक बार आपने log लिया यहाँ पे, तब वैल्यू पुट किया। अब अगर आपको x का मान चाहिए तो यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस वैल्यू का। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेंगे, ये भी आपको एंटी लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। अभी आपने जो देखा वह था लॉग टेबल, और इस वैल्यू को याद रख लीजिए, इस वैल्यू को अभी मैं तुरंत आपके लिए लिख दूंगा और यही x का मान हो जाएगा। ठीक, एंटी लॉग ऑफ 0.5459। अब इसके बाद आपको देखना है कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लेते हैं यह देखने के लिए देखिए 0.5459 का आपको लेना है, तो इसे दशमलव के पहले वाली संख्या को अभी छोड़ दीजिए, इसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दशमलव के बाद देखिए क्या संख्या है 5459। ठीक, तो आप देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में, आप देखेंगे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए शायद आप देख पाए। यहां पे अगर आप देख पाएंगे तो एंटी लॉग वाला टेबल आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। तो पहले में तो आपको कॉलम में दशमलव में देखिए दिया है 0.0 फिर 0.01, तो यहाँ पे आपको एंटी लॉग में 0.54 के आगे आप देखेंगे और 5 के नीचे देखेंगे तो एक संख्या आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप फिर 9 के नीचे देखेंगे, एक संख्या आपको मिल जाएगी। आप देखिएगा 0.54, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूं, टेबल मेरे पास है, वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं तब मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, 0.54 के आप आगे देखोगे, 54 के आगे और किसके नीचे 5 के नीचे, 0.54 के आगे और 5 के नीचे आप देखोगे
तो आपको वैल्यू मिल रही है 3508 और फिर इसके बाद 9 है, 9 के नीचे आप देखोगे और 0.54 के आगे ही 0.54 के आगे और 9 के नीचे आपको मिल रहा है 7। तो इसी 3508 में इस 7 को जोड़ दीजिए तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और ये 1 और ये 5 और 3 3515 ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक 3515 ये आपने इन 4 वैल्यूज दशमलव के बाद वाली वैल्यूज से आपने निकाल लिया, आपको वैल्यू मिल गई 3515। ठीक अब इसी 3515 का हम यूज करेंगे 3515 आप लिख लीजिए। अब ये वैल्यू क्या 3515 हो गई? नहीं, अब इसका इस्तेमाल देखिए, जीरो को हमने बचा रखा था, दशमलव के पहले जो भी संख्या लिखी रहेगी उसमें हम एक जोड़ देंगे और उतने स्थान पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, उतने अंक छोड़ करके इधर से। ठीक है, तो शून्य में एक जोड़ेंगे तो आएगा 1, यानी कि इधर से एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3.515, यानी कि एंटी लॉग ऑफ 0.54359 आपको मिल गया 3.515, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3.515। देखिए √9 की वैल्यू होती है 3 और √16 की वैल्यू होती है 4, तो ये संख्या 12.3 जो है वो 9 और 16 के बीच में है, तो 3.515 इस तरीके से ये वैल्यू जो आपने निकाला वो सही निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी लॉग लेकर के जब हम मान लिख देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा x का। अब एक बार और आप देख लीजिए पूरे प्रश्न को, इसका मान हमको निकालना था, इसके मान को हमने x मान लिया, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, लॉग लेकर के हम सॉल्व कर रहे थे तो हमको इस लॉग की वैल्यू की जरूरत थी। इस लॉग की वैल्यू निकालने के लिए दशमलव के पहले दो संख्याएं थी, तो दो संख्याएं में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 के बाद दशमलव हमने लगाया। अब इसके बाद की संख्याएं कैसी लिखी गई 12 और 35, हमने 12 के आगे 3 के नीचे देखा, जो संख्या मिली उसको हमने फिर 12 के आगे 5 के नीचे जो संख्या मिली उसमें जोड़ दिया, हमको मिल गया 0917, यही हमने लिख दिया दशमलव के बाद 0917, ये हमको मिल गई log 12.35 की वैल्यू। इसके बाद देखिए ये हमारा log x बराबर इतना हो गया। अब log x बराबर इतना हमको मिल गया तो हमको x का मान निकालना है ना, कि इस करनी का मान कितना आएगा, तो एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ले लिया तो इधर से लॉग हट गया और ये एंटी लॉग ऑफ 0.5439 इसका मान हमको चाहिए था। तो एंटी लॉग अब इसका लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले जो दशमलव के बाद संख्याएं लिखी गई हैं 4 संख्याओं की हमको जरूरत होती है। अगर दशमलव के बाद मान लेते 9 नहीं होता, ठीक है, केवल 5 4 5 लिखा होता तो शून्य हम बढ़ा लेते अपने मन से। इसके बाद अब देखिए इन चारों की मदद से हमने निकाल लिया 3515। ठीक, हमने 54.54 के आगे एंटी लॉग में देखेंगे और 5 के नीचे जो संख्या मिलेगी उसमें 9 के नीचे जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस के नीचे जो संख्या मिलेगी इसमें जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 3515। और यहाँ 0 है, इस 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1, और इसी दाहिने तरफ से एक स्थान के बाद बाएं तरफ से एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि इधर से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो मान कितना मिल जाएगा 3.515। ठीक है, ये आपका लॉग देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, यहाँ पे इस प्रश्न में आपने देख लिया। ठीक है, और किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग के मदद से ये आपने देख लिया। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपने 2 चीजें नई सीख ली और इस तरीके के प्रश्न को आप अब कर पाओगे। यहीं पे अगर आपको सीधे इस लॉग की वैल्यू दे देता और इस एंटी लॉग की वैल्यू दे देता मान लेते हैं प्रश्न में, तो आपको सारणी की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, सारणी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा एग्जाम में एग्जामिनर कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और
वैल्यू एंटी लॉग वाला टेबल भी एक बार आप देख लीजिए। ये प्रश्न तो हमने हल कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये आपका होता है एंटी लॉग वाला टेबल। इसमें देखिए दशमलव में सब मान इधर दिए गए हैं मेन, फिर उसके बाद डिफरेंस वाला टेबल आपको दिया गया है। इसके बाद यहां से आप देखेंगे आपको मेन डिफरेंस वाला टेबल दिया गया है। तो हमको किसका देखना था, हमको यहाँ पे देखना था वैल्यू किसकी एंटी लॉग, हमको किसका लेना था 0.5459। इसका लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए 0.5459, तो इसके नीचे ये आया 3508 और 9 के नीचे आया 7। तो इसी 3508 में हमने जोड़ दिया कितना 7, तो हमको कितना मिल गया 3515। ठीक है, हमको एंटी लॉग लेना था किसका, एंटी लॉग ऑफ 0.5459 यही लेना था। तो यहां पे अब कितना आ जाएगा इसका मान एंटी लॉग का, अब हमको मान मिल गया कितना 3515 और 0 में 1 जोड़ देंगे तो एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा। ये हो गया हमारा 3.515, ये हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3.515। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, दोनों टेबल आप देखना समझ गए होंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल, और अगर कहीं बुक में आपके पास दिया है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। अब बोल रहा है कि 2.7 बटे 11.3 को लघुगुणक की सहायता से हल करके आप बताइए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे लघुगुणक की सहायता से। तो इसका 2/7 बटे 11.3 का मान माना x है, ठीक। तो 2.7 बटे 11.3 बराबर x लिख सकते हैं, और log ले लीजिए तो log 2.7 बटे 11.3 बराबर हो जाएगा log x के। अब log में अगर a बाई b लिखा है तो इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, यानी कि log 2.7 माइनस log 11.3 लिख सकते हैं। ये log का नियम होता है, और ये हो जाएगा log x। ठीक, अब log 2.7 का मान निकाल लीजिए। अब log देखने के लिए कम से कम आपके पास 3 अंक होने चाहिए। तो log 2.7 शून्य बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद शून्य कितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं लास्ट में। log 11.3 बराबर log x है। ठीक, तो अब हम देखेंगे log 2.70 का मान, यानी कि ये हो जाएगा, इसको आप 27 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे। 27 के आगे और 0 के नीचे आप सारणी में देखेंगे, सारणी ये रही। ठीक, सारणी में आप देखेंगे किसके 27 के आगे और 0 के नीचे, देखिए 27 के आगे 0 के नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 4314, यानी कि 4314, 4314 आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, दशमलव के पहले एक अंक है। ठीक, तो जो मान आ जाएगा, एक ही अंक है तो एक में से एक घटाएंगे शून्य, यानी कि जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 0.0। और कितना मिला है आपको 27 के आगे 0, 27 के आगे 0 के नीचे 4314, यही वैल्यू मिला है 4314। और फिर इसके बाद देखिए माइनस log 11.3 है, माइनस log 11.3, यानी कि दशमलव से पहले 2 अंक हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो 1 दशमलव, अब 11 के आगे और 3 के नीचे देखिए, 11 के आगे और 3 के नीचे आप देखेंगे तो 0.531 ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे 11 के आगे और 3 के नीचे देख लेंगे, और 3 के बाद कोई डिजिट है नहीं तो बढ़ाएंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखिए बराबर log x के है, तो बराबर log x भी लिख लीजिए, बराबर log x। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए माइनस वाली वैल्यू जो है आपकी वह बड़ी है, -0.531, और ये है प्लस में 4314, तो यहाँ पे घटा लीजिए, -0.0531 में से घट जाएगा आपका 0.4314। अब देखिए यहाँ पे घटाइए तो 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो ये आ जाएगा -0.6217। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -0.6217, और ये है log x। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग ले लें तो x बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -0.6217। माइनस में एंटी लॉग नहीं निकलता है, प्लस इसको बनाना पड़ेगा। इसको प्लस बनाने के लिए हम एक जोड़ दें एक घटा दें, ठीक है, एक जोड़ देते हैं एक घटा देते हैं, तो -1 +1 और फिर माइनस कितना है 0.6217 बराबर log x के। अब देखिए यहां पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -1 प्लस, अब एक इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको 6217 समझिए और इसको 10,000 समझिए, तो बचेगा कितना 3783 बच जाएगा। यहाँ पे 0.3783 ये बच जाएगा और बराबर है log x की। ठीक, अब एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग आप लेंगे, ठीक, एंटी लॉग जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसका एंटी लॉग लीजिएगा इसका 0.3783 का, और -1 है, -1 का मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी, पहले इसका एंटी लॉग ले लीजिए 3783 का, तो 3783 का आप एंटी लॉग लोगे तो 0.37 के सामने देखोगे और 8 के नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा 2388, और उसके बाद फिर 3 के नीचे देखोगे तो 2 मिलेगा, तो ये 2390, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2390, और दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, शून्य के बाद, ये देखिए यहाँ पे शून्य है तो 0.1 यानी कि 2.390, और इसी में आपका ये -1 जो है वो 10 से भाग दे देगा, ठीक, बराबर x के। देखिए जो 10 से भाग जाएगा उससे क्या होगा, दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा तो 0.390 बराबर हो जाएगा x के। x का जो मान आ जाएगा वह 0.2390, ठीक है, यही मान आ जाएगा, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी x की, यानी कि 2.7 में 11.3 से आप भाग देंगे तो मान जो आपको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 0.2390, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं लॉग के माध्यम से, ठीक है, ये आप कर सकते हैं लॉग टेबल के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगुणकीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। डीएलएड 2019 में पूछा प्रश्न है। ये देखिए 13 के घाते 2 है, 13 के घाते 2 बराबर 169, तो इसका लघुगुणकीय रूप क्या हो जाएगा log 169, और ये बेस 13 है, यहाँ 13 आ जाएगा और घात में जो है वो इधर आ जाएगा, तो log 169 बेस 13 बराबर 2, और ये हो जाएगा log 1/10 के घाते 3, और बेस में है 10 बराबर हो जाएगा -3 की, ठीक है, तो ये आपके लघुगुणकीय रूप हो जाएंगे, इसको आसानी से आप लिख लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1753 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप लघुगुणक की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान का आपको
क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, एरिया दिया है वर्गाकार मैदान का 1753 और आपसे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। और ये आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप, आपको भुजा चाहिए, भुजा निकालना है आपको। तो ये होता है एरिया भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, स्मॉल ए का स्क्वायर लिख दीजिए, स्मॉल ए का स्क्वायर बराबर है 1753 और ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो लॉग ले लीजिए, लॉग ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा लॉग 1753 और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग ए बराबर हो जाएगा लॉग 1753 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए लॉग 1753, लॉग 17 के आगे और 5 के नीचे 24 30 है और फिर 3 के नीचे आपको देखना है तो 8 है तो 24 38 हो जाएगा। यहाँ पे मान आया 24 38 और देखिए 4 अंक हैं पूरे पूरे, दशमलव कहीं लगा नहीं है तो 4 अंक आपको मिल गई और एक आप जो है 4 में से आप क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, आएगा कितना 3, तो 3.2438 ये आपको मान मिल जाएगा, 3.2438 ये मान हो गया। और इसके बाद log a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 3.2, 2 से भाग हो जाएगा 4 3 8। अब चाहे आप log a बराबर 2 से भाग अभी कर लीजिए या फिर एंटी लॉग लेने के बाद 2 से भाग करिए। तो पहले भाग ही कर लेते हैं तब एंटी लॉग लेना जो आसान हो जाएगा। तो log a बराबर हो जाएगा, log a बराबर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 1 दशमलव, फिर यहाँ पे बचा 1 12 6 2 1 9 6 2 1 9, log a बराबर हो जाएगा log a बराबर 1.6219। अब यहां से एंटी लॉग लेंगे तो log a बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.6219। ठीक, तो अब 6219 की मदद से पहले वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 6219 के मदद से हम वैल्यू निकालेंगे तो 62 के आगे और 1 के नीचे देखेंगे, 0.62 के आगे 62 के आगे और 1 के नीचे देखिए कितना लिखा है, 47 41 78 लिखा है। और उसके बाद 9 के नीचे देखेंगे 41 78 और फिर 9 के नीचे देखेंगे तो 9 ही आ रहा है, ठीक है 9 ही आ रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा 9 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 41 87 हो रहा है। और इसके बाद देखिए 1 दशमलव, इस 1 का इस्तेमाल अभी हमने नहीं किया है, ठीक है, और इस 1 का इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे तो 1 धन 1 में 1 जुड़ेगा 2, तो इधर से 2 अंक बाद आप 2 अंक इधर रखते हुए दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, दशमलव से पहले 2 अंक रखते हुए दशमलव लगा देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41.87 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे भुजा का मान हमको 41.87 मिल गया तो ये हो जाएगा 4 गुणे 41.87 और गुणा कर दीजिए 4 से तो 4 सत्ते 28 हासिल लगा 2, फिर 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4 हासिल लगा 3, 4 एक 4 और 3 7 और 4 चौक 16, 167.48 मीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान जो आ जाएगा 167.48 मीटर आ जाएगा। तो यहां तक आप प्रश्न संख्या 47 तक समझ गए। यहां तक उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब लॉग की वैल्यूज वाले प्रश्न अगर आपसे आते हैं, चाहे लॉग की वैल्यूज दी हो या लॉगरिथमिक टेबल आपको दिया हो, आप आसानी से कर लोगे सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक बस आपको और थोड़े प्रश्न की प्रैक्टिस की जरूरत है, या इसी प्रश्न को आप घुमा घुमा के 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो गए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस क्लास को लाइक कर दीजिए
यहां तक सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट करिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। कहीं किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी है, और जो भी आपके विचार हैं, सवाल है, सुझाव है, जरूर आप मेरे पास कमेंट करिएगा। कमेंट आप करते हो तो अच्छा लगता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों का लिंक से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, सभी विषय आपको दिए गए हैं लिंक, आपको कहीं भटकना नहीं है। एक लिंक पे यहाँ पे 8 विषय हैं, आपके 8 लिंक दिए गए हैं, उन्हीं लिंक पे क्लिक करके आप अपने पूरे सेमेस्टर की तैयारी 8 लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप तैयारी ना करें। ठीक है, इसी तरीके से आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। नीचे चैनल का नाम आ रहा है, वहां नाम पे आप क्लिक करोगे तो भी आप चैनल पे विजिट करके आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जरूर आप सभी क्लासेस को देखते रहिए। अब इससे आगे के प्रश्न संख्या 48 से हम आगे क्लास में देखेंगे। ये पार्ट 4 था आपका, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।